नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 20वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान रूप से संरक्षण। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जिसको आपको समझना चाहिए कि कानून के समक्ष समानता क्या है और कानूनों के का समान रूप से संरक्षण क्या है। इसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी कहा जाता है। इस व्याख्यान के पूरे होने तक आपको समझ आएगा इसके बारे में और कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में नहीं होगा और हमेशा के लिए आपको यह सब चीज़ें याद रह जाएंगी। बाकी आपके ऊपर है, पूरा लेक्चर लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान रूप से संरक्षण। जानकारी को हम नोट डाउन कर चुके हैं, केवल आप पढ़ते जाइए। यहाँ से देखिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका हिंदी में अर्थ होता है कानून के समक्ष समानता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता है, यानी सभी के लिए कानून एक समान है। और कानूनों का समान रूप से संरक्षण, यानी जो कानून हमारे लिए बनाए गए हैं वह सामान्य रूप से उन्हें संरक्षण प्रदान कराना चाहिए। यहाँ आम लोगों की बात होती है और आम लोगों के लिए कानूनों को उपलब्ध कराने की बात यहाँ पर की जाती है, जिसमें कि कानूनों का समान रूप से संरक्षण आता है। कानून के समक्ष समानता का कॉन्सेप्ट या सिद्धांत ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यह प्रश्न सीधे तौर पर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यह कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, तो यह लिया गया है ब्रिटेन से। कानूनों का समान रूप से संरक्षण, यह कॉन्सेप्ट अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसके अलावा एक बात आपको समझना चाहिए कि यह जो प्रावधान है, यह सिद्धांत है, कानून के समक्ष समानता की बात, यह सिद्धांत ब्रिटेन में लागू होता है और कानूनों का समान रूप से संरक्षण अमेरिका में लागू होता है। दोनों एक प्रकार की चीज़ें हैं और दोनों को किस प्रकार हमारे द्वारा स्वीकार कर लिया गया, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों ही बातों को हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा अपने संविधान में शामिल किया गया है। अब आप समझ चुके हैं कि कानून के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है एवं कानून का समान संरक्षण किस देश का सिद्धांत कहता है, यानी अमेरिका और ब्रिटेन के दोनों मॉडल को हमने फॉलो किया। अब इसकी व्याख्या क्या है, इसको हम लेक्चर चलते चलते आपको इस प्रकार समझाएंगे कि आपको याद रह जाएगी। बाकी बैकग्राउंड की जो इन्फॉर्मेशन है वह आप लेते जाइए। आगे देखते हैं, संविधान में राज्य क्या है। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यह जो लागू होते हैं यह संपूर्ण राज्य पर लागू होते हैं। संपूर्ण राज्य पर लागू होने की ही बात इनके द्वारा की जाती है। तो हमें राज्य को समझना चाहिए कि राज्य क्या है। आर्टिकल 12 का अध्ययन आपने किया तो राज्य की परिभाषा उसके अनुसार ही होती है। भारत का संपूर्ण क्षेत्र राज्य के अंतर्गत आता है, यानी भारत का जो भी क्षेत्र है, यहाँ आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप देख सकते हैं तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको भारतीय क्षेत्र में दिख रही हैं, जितने भी राज्य यहाँ पर दिख रहे हैं, यूनियन टेरिटरी यहाँ पर दिख रही हैं, अंडमान निकोबार हुआ, लक्षद्वीप हुआ, यहाँ लद्दाख से लेकर यहाँ तक केरला, कन्याकुमारी तक, और यहाँ नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक, यह सब चीज़ें लागू होती हैं। तो यह राज्य की बात होती है, यहाँ पर राज्य का कॉन्सेप्ट पूरा होता है। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम राज्य के विरुद्ध आर्टिकल 12 के माध्यम से कोर्ट में जा सकते हैं, यानी मौलिक अधिकार आपके पूरे इंडिया के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। यानी जो आपका यहाँ पर मैप दिख रहा है यह सभी जगह इम्प्लीमेंट होते हैं और किसी भी क्षेत्र से यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है जो कि 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं तो इनके निवारण की बात 12 में की जाती है। यानी इस पर यदि आपको अपील करनी है कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप 12 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आगे देखते हैं, संविधान का मूल ढांचा। मूल ढांचा आपको याद रखना है, इसी के अनुसार जब यह कॉन्सेप्ट लग जाता है तो संसद के पास जो कि आपकी शक्ति होती है 368 संविधान संशोधन 368 के तहत, तो उसको यहाँ पर लॉक कर दिया जाता है, यानी 368 भी यहाँ पर कार्य नहीं करता।
मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती के 1973 से निकल कर आया। इसके अनुसार 368 के तहत संविधान मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकता, यानी 1973 के पहले 368 प्रभावशाली हुआ करता था, जो कि संविधान के प्रत्येक भाग में या प्रत्येक अनुच्छेद में परिवर्तन करने की शक्ति रखता था। लेकिन जब 1973 में केशवानंद भारती का कॉन्सेप्ट निकल कर आया तो यहाँ से मूल ढांचे की बात की जाने लगी, और इसके आने के बाद हम जहाँ पर कोर्ट मूल ढांचे की बात करता है तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, अतः 368 पर मूल ढांचा प्रभावी हो जाता है। जो पॉलिटी के या थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं या जो खेल हैं, यहाँ आपको समझना चाहिए। कहीं संसद अपनी ओर अब शक्ति को खींचने का प्रयास करती है और कोर्ट उसे अपनी औकात बार बार दिलाता है, तो यह जो बातें हैं आपको समझनी है और इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जहाँ पर भी लूप होल्स होते हैं वहाँ से प्रश्न निकल कर आते हैं। आप सामान्यतः पढ़ने का प्रयास करते हैं कि एक तरफ से आपने पूरे आर्टिकल पढ़ लिए, जो कि एक नकारात्मक बात है, यह कभी आपको याद नहीं होंगे, और याद भी हो जाएंगे तो उनसे क्या पूछा जाता है, और ऐसी बात जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है और आप घर पर आकर ये बोलते हैं कि एग्ज़ाम में पेपर अच्छा सेट नहीं किया, यह बात नहीं है। आपने अध्ययन अच्छे से नहीं किया। यदि आपने अध्ययन अच्छे से किया होता तो आप प्रश्न का आंसर आसानी से दे आते। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आते हैं। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। मूल ढांचे के अंतर्गत हमारे देश में सार्वभौमिक शक्तियाँ, यानी मूल ढांचे में आखिरकार में क्या आता है। अब तक जो भी आपने क्लास ली होंगी तो वहाँ पर बस यही समझाया जाता है कि जो मूल ढांचा है, मूल ढांचे की जहाँ पर बात की जाती है और वहाँ पर 368 निष्क्रिय हो जाता है, वहाँ पर उसकी पावर कम कर दी जाती है। लेकिन हम अपने इस व्याख्यान में मूल ढांचे के अंदर भी समझाएंगे कि मूल ढांचे के अंदर क्या बातें होती हैं। तो मूल ढांचे के अंतर्गत हमारे देश की सार्वभौमिकता, सॉवरेंटी, यानी यहाँ से हम देख सकते हैं निर्णय लेने की शक्ति। ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जो हमारी सार्वभौमिकता को कम करता हो, यानी निर्णय लेने की शक्ति को दबाता हो। शक्तियों का बंटवारा, जो यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा किया गया है, केंद्र के लिए शक्तियाँ दी गई हैं, राज्य के लिए शक्तियाँ दी गई हैं, और समवर्ती सूची में दोनों के लिए शक्तियाँ दी गई हैं। शेड्यूल 7 में इनकी बात होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शक्तियों के बंटवारे में जहाँ भी हनन होता है, इस प्रकार की शक्तियों को जोड़ा जाता है जो राज्य को बनानी चाहिए और केंद्र के पास चली जाए, या केंद्र पर जिसको नियम बनाना चाहिए वह राज्य के पास आए। अगर इस प्रकार के दुर्व्यवहार यहाँ पर होते हैं तो मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका की शक्तियाँ। कार्यपालिका, न्यायपालिका व व्यवस्थापिका की शक्तियों का जहाँ भी हनन किया जाता है वहाँ पर मूल ढांचे के कॉन्सेप्ट को या सिद्धांत को लागू कर दिया जाता है। स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, यानी जब व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात होती है और राज्य की इस प्रकार के नियम जिनके द्वारा इस शक्ति को दबाने का प्रयास किया जाता है तो मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट लागू होता है। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकारों में संरक्षण, यानी नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकारों में इस प्रकार का नियम बनाया जाता है कि हमारे अधिकारों का यहाँ पर हनन होता है तो मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट लागू कर दिया जाता है। यदि कानून बनाते समय किसी भी नियम व कानून का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल ढांचे की बात की जाती है। यानी हमारे मूल ढांचे में क्या क्या शामिल है, भारत की सार्वभौमिकता, शक्तियों का बंटवारा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व आदि का संरक्षण आता है। इन सभी को संरक्षण प्राप्त कराने के लिए मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट लागू कर दिया जाता है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के हित में नहीं है तो उसे कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। जैसे ही कोर्ट को समझ आता है कि सॉवरेंटी या इंडिपेंडेंस और जो कि मौलिक अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, और जो यहाँ पर जो केंद्र, राज्य व समवर्ती सूची की शक्तियाँ हैं, इन सभी में किसी भी प्रकार का ऐसा परिवर्तन किया जाता है जिससे लोगों के हितों का हनन होता है, लोग परेशान होते हैं, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनका संरक्षण किया जाता है। और यह शक्ति कहाँ से प्रदान होती है? यह शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को
प्राप्त होती है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को यह शक्ति प्रदान होती है कि वह किसी भी ऐसे नियम जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो उसके लिए नल एंड वॉइड यानी निरस्त कर सकते हैं या निष्क्रिय घोषित कर सकते हैं। यहाँ पर कानूनों को निरस्त होने की बात चल रही है, तो आपको यह भी समझना चाहिए कि आखिरकार में कानून होते क्या हैं। कानून दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थायी कानून और एक होता है अस्थायी कानून। इन दोनों कानूनों को आप समझने का प्रयास कीजिए। कानून क्या है? कानून वह कहलाता है जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा से पास कराकर राष्ट्रपति के साइन होने के बाद बनाया जाता है। पहले कोई भी बिल किसी भी संशोधन के लिए लाया जाता है या किसी भी नए कानून बनाने के लिए यहाँ पर लाया जाता है किसी भी प्राइवेट या सरकारी मेंबर के द्वारा, जो कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होता है, और उसके द्वारा वह वहाँ पर रखा जाता है और इस पर सबकी सहमति की आवश्यकता होती है। जब यहाँ पर वोटिंग कराई जाती है तो लोकसभा द्वारा यह पास करा दिया जाता है। इसके बाद उसे राज्य विधानसभा द्वारा वैसे ही प्रोसीजर द्वारा पास किया जाता है जिस प्रकार की लोकसभा में पास होकर आया है। यहाँ पर कुछ जो बिल होते हैं वह 1/3 बहुमत द्वारा पास किए जाते हैं, कुछ विशेष बहुमत द्वारा पास किए जाते हैं। तो यहाँ पर अभी हमें समझना चाहिए कि कानून क्या है। तो कानून वह है जो लोकसभा, राज्यसभा से पास कराने के बाद फिर इसके जब राष्ट्रपति के साइन होते हैं तो साइन होने के बाद उसे कानून बना दिया जाता है और यह स्थायी कानून कहलाता है। अब अस्थायी कानून की बात करें तो अस्थायी कानून क्या है? यदि किसी भी प्रकार की कहीं पर भी अन्य गतिविधियां चल रही हैं जिससे राष्ट्रपति या गवर्नर उसे संज्ञान में लेते हुए उसको बदलने के लिए अपने कानून स्वयं से लाते हैं तो वह अस्थायी कानून कहलाते हैं। इसकी व्याख्या को समझिए। यह अध्यादेश पारित करके राष्ट्रपति या गवर्नर द्वारा लाया जाता है। आर्टिकल में आपको याद रखना है 1, 2, 3 यानी 123 आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति होती है। यह जो कानून जो मेंबर्स द्वारा बनाए जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा में पास किए जाते हैं, उसी प्रकार के कानून बनाने की शक्ति किसके पास? गवर्नर या राष्ट्रपति के पास भी होती है। जब राष्ट्रपति स्वयं से इस चीज़ की जानकारी लेता है कि यहाँ पर कानून बनाना चाहिए तो वह अध्यादेश जारी करके या नोटिफिकेशन जारी करके यहाँ पर उसको नियम को लागू कराने के लिए संसद के सामने रखता है। फिर संसद उस पर विचार करती है और इसके सबके बहुमत मिलने के बाद उसे लागू कर दिया जाता है। इसे कोर्ट द्वारा निरस्त किया जा सकता है, यानी इसकी जांच कोर्ट अगर कर ले और इसे इस प्रकार का माना जाए कि यह किसी भी अधिकार का हनन कर रहा है या सही नहीं है तो इसे कोर्ट द्वारा निरस्त भी किया जा सकता है। यानी कोर्ट की पावर यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए हुए नियम को वह निरस्त कर सकता है। उदाहरण के लिए इस प्रकार के कानून जो अभी हाल ही में बनाए गए, जैसे सड़क पर शराब का प्रतिबंध लगाना, तो यहाँ पर गवर्नर के ऑर्डर द्वारा इसको बंद किया गया था, यानी सड़कों पर जो शराब की दुकानें थी उनको बंद किया गया था। बूचड़ खानों पर प्रतिबंध, यूपी में बूचड़ खानों के प्रतिबंध के पक्ष में 2018 में जब योगी सरकार आती है तो बूचड़ खानों को बंद करने की बात की जाती है जो अवैध रूप से चलाए जा रहे थे। तो यहाँ पर भी अध्यादेश द्वारा यह नियम लाया गया था। तो आपने समझा कि अस्थायी कानून व स्थायी कानून क्या है। स्थायी कानून वह है जो पार्लियामेंट द्वारा या लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ पर डिस्कशन करके, और उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि राज्य विधानसभा और राज्यसभा द्वारा राज्य की परिषद द्वारा वहाँ से पास कराकर राज्य में इम्प्लीमेंट होते हैं और वही लोकसभा व राज्यसभा द्वारा इम्प्लीमेंट कराकर यहाँ पर लागू किए जाते हैं। तो इस प्रकार के नियम को स्थायी कानून कहते हैं। और अस्थायी कानून कौन से कहलाते हैं? जो गवर्नर या राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश पारित करके लाए जाते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ के संबंध में हमें आर्टिकल 13 को भी समझना चाहिए। अनुच्छेद 13 के अनुसार यदि संविधान में संशोधन करके कोई भी बदलाव किया जाता है तो उसे कानून नहीं माना जाएगा। एक और इन्होंने यह बात कर दी कि जैसे ही हम देख सकते हैं कि आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल हो, मान लो आर्टिकल 5 है और 5 का ए लगा दिया तो यह संशोधन के माध्यम से लाया जाता है और उसे कानून नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 13 इस प्रकार की बात करता है तथा उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी हम देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पर
जो कि संशोधन के माध्यम से कोई कानून लाया जाता है तो आर्टिकल 13 यह कहता है कि उसे कानून नहीं माना जाएगा, और यदि उसे कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती इसे नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ऐसा मामला दर्ज करेगा ही नहीं। यह बात हो गई आर्टिकल 13 के अनुसार। और हम देख सकते हैं यह जो अधिनियम है किसी दूसरे अधिनियम द्वारा इसे बायकॉट कर दिया जाता है, तो आगे हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अभी आपको आर्टिकल 13 को आर्टिकल 13 के परिप्रेक्ष्य में यह बात समझनी है। यदि संविधान संशोधन के माध्यम से कोई बदलाव किया जाता है तो मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसे मूल ढांचे के सिद्धांत के अनुसार अवैध घोषित कर दिया जाएगा। यही बात आर्टिकल 13 कह रहा है कि यदि आपके द्वारा कोई भी संशोधन किया जाता है और वह संशोधन किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को जो कि यहाँ पर जो भारत के निवासी हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं। कानून के समक्ष समानता, कानून का समान रूप से संरक्षण। तो इसमें हमें समझना चाहिए कि हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा दोनों प्रावधानों को स्वीकारा। यहाँ से आपको यह दोनों चीज़ें समझ में आएंगी। तो हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन से हमारे यहाँ पर जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका से तथा इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन के संविधान से लाया गया जो कि सिद्धांत थे वह दोनों ही हमारे द्वारा स्वीकार किए गए थे। अब राज्य की बात करें, यह विधि संपूर्ण राज्य के लिए होगी जिसके अंतर्गत सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र आते हैं। बार बार राज्य की बात क्यों हो रही है? आपके द्वारा यह भी विचार लगाया जा सकता है कि यदि आप किसी प्राइवेट नौकरी को कर रहे हैं, आपका जो भी सेक्टर है वह ऑर्गेनाइज नहीं है, तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि भारत में कुछ भी गतिविधि हो, चाहे वह सरकारी हो चाहे वह प्राइवेट हो, आप किसी प्राइवेट नौकरी में लगे हों तो वहाँ भी यह चीज़ लागू होती है। तो सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में यह चीज़ लागू होती है। और राज्य के कॉन्सेप्ट के अनुसार राज्य की भूमि में आने वाले जितने भी क्षेत्र होते हैं वह उसमें शामिल किए जाते हैं। लोगों को कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण दिया जाएगा। यानी जो भारतीय क्षेत्र है, जो यहाँ हमने टेरिटरी की बात की, राज्य की बात करी, उस पर यह सब लागू होता है। आगे देखते हैं। कानूनों के समक्ष समानता, कानून का समान रूप से संरक्षण। इसमें अंतर से आप समझने का प्रयास करेंगे कि यह इसमें इन जो कि सिद्धांत बनाए गए इन सिद्धांतों में आखिरकार में है क्या। यह ब्रिटेन से लिया गया। सबसे पहली बात, यह अमेरिका से लिया गया। जो कानूनों का समक्ष समानता है यह ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है या अमेरिका का कॉन्सेप्ट है। यह सिद्धांत नकारात्मकता को प्रदर्शित करता है और जो कानूनों का समान संरक्षण यह सकारात्मकता को प्रदर्शित करता है। अब इस लाइन से आप समझने का प्रयास कीजिए कि नकारात्मकता और सकारात्मकता का प्रदर्शन करने वाले यह कानून किस प्रकार से करते हैं। यह सभी लोगों पर लागू होता है तथा हमारे देश में विविधता पाई जाती है, इसी कारण इसे नकारात्मक सिद्धांत कहा जाता है। अब यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए, यदि आपका जन्म किसी गरीब परिवार में हुआ है तो यहाँ आपकी गलती तो है नहीं। किसी बच्चे का जन्म बड़े परिवार में हुआ है तो उसकी भी गलती नहीं है। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव चालू हो जाता है। लेकिन यह जो भेदभाव है यह आपके परिवार में हो सकता है, लेकिन संविधान इसमें भेदभाव नहीं करता और इस चीज़ को दूर करने का प्रयास निरंतर संविधान के द्वारा किया जाता है। अब हमें समझना चाहिए कि ब्रिटेन का जो कॉन्सेप्ट था उसको ही उसको अकेला क्यों नहीं लिया, इसमें साथ में हमने अमेरिका के कॉन्सेप्ट को क्यों जोड़ा। यही बात थी। यदि हम ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट लेते तो बात कहाँ पर हो जाती, यहाँ पर संगठित हो जाती। यानी जो बड़े परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा होता है उसके लिए संरक्षण की बात की जाती और साथ में इसी के लिए भी संरक्षण की बात की जाती। और जहाँ पर इक्वलिटी आ जाती है तो हम देख सकते हैं कि यदि किसी के पास ऑलरेडी आप
जैसे बिस्किट दे रहे हैं तो किसी बच्चे के पास 10 बिस्किट पहले से ही हैं और एक किसी बच्चे के पास 0 यानी एक भी बिस्किट नहीं है, और आप समान रूप से कानूनों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यानी समानता की बात कर रहे हैं, तो एक पैकेट आपको देना है तो इसके आप एक पैकेट देंगे तो प्लस 11 हो जाएंगे और इसके पास एक ही रहेगा। तो यह समानता कहाँ से हुई? तो इसी सिद्धांत को आपको समझना है। इस सिद्धांत का जनक ब्रिटिश न्यायाधीश A.V. डायसी को कहा जाता है। लेकिन बात तो इन्होंने सही की कि सबके लिए समानता देनी चाहिए, लेकिन सीधे तौर पर सैद्धांतिक तौर पर समझे तो यह समानता कहाँ से है? और अमेरिका के कानून को हम समझने का प्रयास करें तो यह सिद्धांत सकारात्मकता को दर्शाता है। इस सिद्धांत में कहा जाता है यदि समाज में समानता लानी है तो उसे सभी लोगों को समान स्तर पर लाना होगा। यानी यहाँ से हम जो बात कर रहे हैं, पहले यहाँ हमने बिस्किट की बात की, तो यहाँ पर बिस्किट हमें वितरित करने हैं। यदि किसी बच्चे के पास 10 बिस्किट हैं और किसी के पास एक बिस्किट है, तो यदि हमें समाज में समानता लानी है तो इसे पहले 9 बिस्किट देने होंगे, तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे। और 10 के अलावा जब सरकार सुविधाएं उपलब्ध कराएगी तो +1 इसके पास होगा, +1 इसके पास होगा। यानी यह केवल यहाँ पर सिद्धांत है, ग्राउंड लेवल पर आपको ऐसी बातें नहीं दिखती, लेकिन यह जो नियम है वह सकारात्मकता है। यह सिद्धांत महान दार्शनिक अरस्तु द्वारा दिया गया था और अरस्तु के मॉडल को अरस्तु जो कि दार्शनिक हुआ करते थे, इनके मॉडल को अमेरिका द्वारा स्वीकार किया गया था। और अच्छे तरीके से आप इस चीज़ को समझने का प्रयास यहाँ पर कीजिए। आप जब रनिंग ग्राउंड को देखते हैं तो रनिंग ग्राउंड का जो मैप होता है कुछ इस प्रकार होता है, इस प्रकार के गोले बने होते हैं। तो इस प्रकार के गोलों में हम देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति को दौड़ाया जाता है तो किसी को यहाँ से दौड़ाया जाता है, किसी को यहाँ से दौड़ाया जाता है और किसी को यहाँ से दौड़ाया जाता है। तो हम देखते हैं कि इसको क्यों दौड़ाया जाता है। इसका क्षेत्रफल देखें तो इसका कम है, इसका ज़्यादा है, इसका और अधिक ज़्यादा है। यदि यहाँ पर रनिंग होती है तो इनको अलग अलग दौड़ाया जाता है। और यह कॉन्सेप्ट क्यों लगाया जाता है? क्योंकि यहाँ के क्षेत्र अलग अलग हैं। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि जो तबके हमारे समाज के जो तबके पीछे हैं, ठीक है, तो उनको समान रूप से लाने के लिए जो पहले से ही आगे हैं उसके लिए पीछे रख दिया जाता है। यानी जो तबके जो पहले से ही वेल्दी हैं उनको पीछे रख लिया जाता है और थोड़ा सा जो आगे हैं उनको रख लिया जाता है और उससे जो धनी है उनके लिए रखा जाता है। तो इस प्रकार सबको समान लाने के लिए इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को अपनाया जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि यहाँ पर जो यह बच्ची है तो इसका जो क्षेत्रफल है वह अधिक होगा, इसलिए इसको आगे रखा गया है। तो इस प्रकार की बात हमारे जो इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में की जाती है ताकि सभी को समान प्लेग्राउंड उपलब्ध कराया जा सके। यहाँ पर आपको एक बात को और समझना चाहिए, यदि कोई आपका मित्र सहपाठी धनी व्यक्ति है और आपके पास शिक्षा के अलावा कोई साधन नहीं है अपनी ग्रोथ को करने का, तो यहाँ पर आप यहाँ एक बात को समझ सकते हैं कि वह दोनों एक ही उम्र के हैं, एक ही स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं और उसके द्वारा यह बात की जाती है कि मेरा तो बिजनेस सेट है, मैं आसानी से बिजनेस में आ जाऊंगा और जितने तुम पैसे नौकरी करके लगभग 1 लाख रुपए महीने भी कमाते हो तो मैं 1 करोड़ रुपए महीने कमाने की क्षमता रखता हूँ। तो यहाँ पर इक्वालिटी कहाँ से हुई? तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इस प्रकार की जो बातें हैं वह सामाजिक जीवन में होती हैं एवं संविधान द्वारा इन बातों को समझा गया तथा इस चीज़ को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किए गए। वैश्विक दुनिया के परिप्रेक्ष्य में संविधानों द्वारा विशेष प्रावधान दिए गए। आज हम देख सकते हैं कई साम्यवादी और समाजवादी देश हैं जो इस प्रकार के लिए जिस प्रकार के इन्होंने कार्य किए और बहुत सी पॉपुलेशन जो गरीबी रेखा के स्तर में आती थी उन्होंने अपनी जनता के लिए समान स्तर प्रदान किए गए। चीन, अमेरिका और ये कोई ये देश हम देख सकते हैं जो कि यूरोपीय देश देख सकते हैं, इनके द्वारा ऐसे कॉन्सेप्ट को हासिल किया गया जहां से इन्होंने गरीबी को दूर करने का प्रयास किया, लोगों में भेदभाव दूर करने का प्रयास किया। जैसे ही हम वर्ल्ड पॉलिटी या वर्ल्ड हिस्ट्री को समझने का प्रयास करेंगे इस संबंध में चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको यह जो कॉन्सेप्ट है आपको आसानी से समझ आया होगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है।
कहाँ पर यह नकारात्मकता को दर्शाता है? यह दर्शाता है कि सीधी तौर पर अधिक किसी समाज में हम किसी भी सुविधा को मुहैया करवाते हैं तो और जहाँ पर हम ज़्यादा चीज़ों को मुहैया करवाते हैं तो यहाँ पर भेदभाव नहीं होता है। जहाँ पर लोगों को समान स्तर पर लाने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। आप देख सकते हैं कि बीपीएल कार्ड होते हैं वह कुछ ही व्यक्तियों के होते हैं, तो कुछ ही व्यक्तियों के यदि बीपीएल कार्ड होते हैं और अब लो पॉवर्टी लाइन के लिए यहाँ पर राशन उपलब्ध कराया जाता है, तो धनी लोग यह बोलते हैं कि इनको फ्री का उपलब्ध कराया। नहीं, ये फ्री का नहीं है। राज्य द्वारा इस चीज़ को समझा गया कि इनके साथ कहीं ना कहीं पर भेदभाव हुआ है, यानी कहीं ना कहीं पर इनका स्तर इस प्रकार की स्थिति में है कि इनको ऊपर लाना हमारी जिम्मेदारी है। तो राज्य की यह जिम्मेदारी होती है कि उनको इस प्रकार की जो बेसिक सुविधाएं हैं, सामाजिक सुविधाएं हैं, सामान्य सुविधाएं उपलब्ध करा के ताकि वह भी आगे बढ़ सकें। और सरकार द्वारा ऐसे लोगों को सब्सिडी दी जाती है। आरक्षण की बात भी यहीं से निकल कर आती है। ऐसे लोगों को सब्सिडी दी जाती है कि वह मुख्य धारा से जुड़ सकें। मुख्य धारा में जुड़ना भी एक समानता का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर आपने समझा कि कानून के समक्ष समानता क्या है। आर्टिकल 12 में जो राज्य में मॉडल दिया गया है समानता का, तो यहाँ पर अपने समानता को समझना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को समझने का मतलब बस यही था कि यह जो प्रश्न बच्चों के दिमाग में उठते हैं कि प्रोटेक्शन, यह जो भेदभाव की नीति है इसको कैसे दूर किया जाए, राज्य हमारे लिए क्या करता है, तो राज्य आपके लिए बहुत से कार्य करता है। आपको समझना चाहिए कि सरकार द्वारा जो भी वेल्थफेयर के कार्य किए जाते हैं, स्किल इंडिया के माध्यम से लाखों रुपए खर्च करने के बाद किसी व्यक्ति के लिए शिक्षा प्रदान होती थी, मुफ्त शिक्षा की बात यहाँ पर की जाती है। और मेरे द्वारा जिस प्रकार की जो लेक्चर उपलब्ध कराए जा रहे हैं वह भी एक कारण है। इसमें मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि उनके लिए भी वही कंटेंट प्राप्त हो जो कि किसी भी कोचिंग संस्थान में जाने के बाद लाखों रुपए की फीस पे करने के बाद उसे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इक्वलिटी की बात हो रही है। मैं उन बच्चों को भी इस मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने का प्रयास कीजिए और आशा करता हूं कि अब तक इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। और इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहे स्टडी राइट बाय मनी पांडे से। और इसके अलावा ऐसे बच्चों तक इस लेक्चर को पहुंचाइए जो इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।